हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। आइए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट या फिर अन्य पाठों के समाधान के लिए क्लिक करें और पहुँचें जल्दी से। और प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, तो वहाँ से भी चेक करें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय है, और अति लघु उत्तरीय को एक शब्द या फिर दो तीन शब्दों में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो भैया आर्यभट्ट वाला चैप्टर है, भाषा भारती कक्षा 8 से लिया गया है। बहुत बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर जितने भी हैं सब अच्छे हैं और आप जरूर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने से पहले आप अपनी जो पुस्तक है उसको भी साथ में रख लें। आपका जो महत्व है केवल कॉपी करना नहीं होना चाहिए, आपको उससे ज्ञान वृद्धि भी करनी है। ठीक है, तो भैया राहु के नाम से राक्षस को, है ना, राहु नाम के राक्षस को इसका जो है उत्तरदायी माना जाता था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को। कब? प्राचीन काल में। ठीक है, तो इससे किसने पर्दा उठाया? तो इनने अपने आर्यभट्ट जी, जिनके नाम पे ये चैप्टर है, उनने इस बात से पर्दा उठाया। भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों भट्ट का पर्यायवाची शब्द है योद्धा। ओके, पाठ में आए सूर्य ग्रहण का उल्लेख के स्थान पर दूसरा भी कोई समकक्ष, मतलब उसी जैसा कोई और का भी जिक्र हो सकता था। बच्चों बिल्कुल हो सकता था, उसका नाम है चंद्रग्रहण। सूर्य ग्रहण की बात की गई है, लेकिन चंद्रग्रहण की भी बात की जा सकती थी। अगला है आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो बच्चों आर्यभट्टीय जो ग्रंथ हैं इनके बारे में पता कैसे चला? देखो, जो हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन पता चला अभी फिलहाल में ही। फिलहाल में मतलब है कि कई 100 साल पहले कम से कम। तो महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर दाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियां खोजी, जब जो है आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में पता चला। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, तो आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? ठीक है बच्चों, तो देखो, आर्यभट्ट जी जो थे उनका सही परिचय महाराष्ट्र के विद्वान ने 1864 ईस्वी में आर्यभट्ट की पोथियां खोजी, तब आर्यभट्ट का जो है सही परिचय मिला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया? तो भैया आर्यभट्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था लोगों से कि पृथ्वी स्तर नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी स्तर है और अन्य जो ग्रह हैं पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला भैया पृथ्वी स्तर नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से दिन रात भी होते हैं। अगला है आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में आप अपनी विचार लिखिए। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आर्यभट्ट का जो विज्ञान में योगदान है उसको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। आपको मैं बता दूं, आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणा को ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, स्थिर तो तारामंडल है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और छठवीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों मूल्यांकन नंबर 6 में, प्रश्न नंबर 8वां। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और आदि, मतलब तारे वगैरह हैं, क्षुद्रग्रह वगैरह हैं, उल्का पिंड है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देती हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, इस वजह से जो है सब हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए नजर आते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो बच्चों ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना, ये जो है भारत की देन है विश्व को। ठीक है, अगला है कृत्रिम उपग्रह के महत्व के बारे में 10 से 12 पंक्तियां आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए बच्चों, कृत्रिम उपग्रह मत का मतलब मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पृथ्वी के ऊपर जो मानव निर्मित सैटेलाइट वगैरह है ना, जो मौसम की जानकारी या फिर अन्य रक्षा विशेषज्ञों के लिए, मतलब रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है ना, जो पृथ्वी का घूर्णन करती हैं, तो बच्चों उन्हीं को कृत्रिम उपग्रह कहा गया है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक उपग्रह, जैसे चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, तो आपसे कहा गया है कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो भैया जो कृत्रिम उपग्रह है ना, आप इतना ही लिख दें आपका चल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको काट दें बस। ठीक है, तो देखो, मानव निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं,
अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उपग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। 1957 में सर्वप्रथम रूस ने कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, और जो स्पुतनिक 1 है के पश्चात हजारों कृत्रिम ग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो होता है ओवर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बच्चों मत जाना, बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए बच्चों चलते हैं, टेक केयर।